नमस्कार। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस 2023 पर। और हम शुरुआत कर रहे हैं इसके बिल्कुल पहले और सबसे बुनियादी अध्याय से। देखिए, किसी भी कानून की इमारत को समझने के लिए उसकी नींव को समझना बेहद जरूरी है, और वो नींव है इसका पहला अध्याय। तो चलिए इस पर अपनी पकड़ बनाते हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। किसी भी नए कानून की उसकी आत्मा, उसका असली सार कहाँ बसता है? जानते हैं, इसका जवाब अक्सर उसके सबसे पहले, उसके प्रारंभिक यानी प्रिलिमिनरी चैप्टर में ही छिपा होता है। यही वो हिस्सा है जो पूरे कानून को उसका चरित्र, उसकी दिशा देता है। आज हम किन मुद्दों पर बात करेंगे, एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि बीएनएसएस की पहली सीढ़ी क्या है। फिर देखेंगे कि इसका दायरा कहाँ तक है, मतलब ये कहाँ कहाँ लागू होता है। इसके बाद हम कानून की नई शब्दावली को जानेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरे कानूनों के साथ इसका रिश्ता कैसा है, ये समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि एक लॉ स्टूडेंट के लिए इस पहले अध्याय की अहमियत क्या है। ठीक है, तो चलिए अपने पहले टॉपिक में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। बीएनएसएस कानून की पहली सीढ़ी। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पहला अध्याय है, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ये तो पूरी संहिता का एक तरह से ब्लूप्रिंट है। देखिए, इसको ऐसे समझिए, जैसे किसी भी बिल्डिंग की मजबूती उसकी नींव पर टिकी होती है, बिल्कुल वैसे ही इस नए कानून की पूरी इमारत चैप्टर 1 पर टिकी है। ये हमें 3 बहुत ही बुनियादी बातें सिखाता है। पहली, इस कानून का ऑफिशियल नाम क्या है। दूसरी, ये देश के किन किन हिस्सों में लागू होगा। और तीसरी, जो सबसे अहम है, वो कौन से शब्द और परिभाषाएं हैं जिनका इस्तेमाल हम आगे पूरी संहिता में बार बार करेंगे। अब अगले सेक्शन पर चलते हैं और ये देखते हैं कि इस कानून का दायरा कहाँ तक फैला है। हम धारा 1 का विश्लेषण करेंगे, जो इस नए क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ का, कह सकते हैं, खेल का मैदान यानी इसका जुरिस्डिक्शन तय करती है। तो धारा 1 के जो मुख्य बिंदु हैं वो वाकई दिलचस्प हैं। नाम तो साफ है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसका विस्तार पूरे भारत पर है, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी अपवाद है। ये नागालैंड राज्य और संविधान की 6वीं अनुसूची में बताए गए कुछ जनजातीय क्षेत्रों पर सीधे तौर पर लागू नहीं होता। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? ऐसा अक्सर उन क्षेत्रों की अपनी खास पारंपरिक न्याय प्रणालियों का सम्मान करने के लिए किया जाता है। हालांकि वहां की राज्य सरकारें चाहें तो एक नोटिफिकेशन जारी करके इसे इन क्षेत्रों में भी लागू कर सकती हैं। और हाँ, ये कानून उस तारीख से लागू होगा जिसे केंद्र सरकार नोटिफाई करेगी। चलिए अब आते हैं इस चर्चा के सबसे डिटेल्ड और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, कानून की नई शब्दावली। धारा 2 में जो परिभाषाएं दी गई हैं वो एक तरह से बीएनएसएस की एबीसीडी सीखने जैसा है। इन्हें समझे बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। एक वकील के लिए शब्द ही उसके औजार होते हैं, और उन औजारों की धार होती है सही परिभाषा। अगर परिभाषा की समझ सटीक नहीं है तो कानून की व्याख्या, उसका इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है। इसलिए आइए बीएनएसएस की इस नई भाषा को बहुत ध्यान से सीखते हैं। सबसे पहले अपराधों का ये जो मूल वर्गीकरण है, इसे समझिए। जमानती अपराध यानी बेलेबल ऑफेंस वो हैं जिनमें जमानत पाना आरोपी का अधिकार है, इट्स अ मैटर ऑफ राइट। वहीं अजमानती अपराध यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस, ये ज्यादा गंभीर किस्म के होते हैं, और इनमें जमानत देना या न देना ये पूरी तरह से कोर्ट के विवेक पर, उसके डिस्क्रेशन पर निर्भर करता है। ये छोटा सा फर्क किसी व्यक्ति की आजादी पर बहुत बड़ा असर डालता है। अब बात करते हैं पुलिस की शक्तियों की। संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये वो गंभीर अपराध हैं जिनमें पुलिस को किसी को भी बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के गिरफ्तार करने की पावर होती है। इसके ठीक उलट असंज्ञेय अपराध यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कम गंभीर होते हैं, और इनमें गिरफ्तारी से पहले पुलिस को मजिस्ट्रेट से वारंट लेना ही पड़ता है। ये फर्क पुलिस की शक्ति पर एक बहुत जरूरी कानूनी रोक लगाता है। अक्सर स्टूडेंट्स इन 2 शब्दों में बहुत कंफ्यूज होते हैं, बंद पत्र और जमानत पत्र। चलिए इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। बंद पत्र या बॉन्ड एक पर्सनल अंडरटेकिंग है जिसमें आरोपी खुद अदालत में पेश होने का वादा करता है, जबकि जमानत पत्र यानी बेल बॉन्ड में आरोपी के साथ एक प्रतिभू यानी श्योरिटी भी होता है, जो इस बात की गारंटी देता है कि आरोपी अदालत में हाजिर होगा। तो जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो है श्योरिटी का होना या ना होना।
और अब आते हैं एक ऐसी परिभाषा पर जो इस कानून को सच में 21वीं सदी का बनाती है, वो है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे जस्टिस सिस्टम को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ता है। इसकी परिभाषा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सर्च और सीजर की रिकॉर्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सब कुछ शामिल है। इसका मतलब ये हुआ कि अब वर्चुअल कोर्ट हियरिंग्स और डिजिटल सबूतों को एक मजबूत कानूनी आधार मिल गया है। ये न्याय प्रक्रिया को यकीनन तेज और ज्यादा पारदर्शी बनाएगा। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर मन में आता है कि जब देश में पहले से ही इतने सारे स्पेशल कानून हैं, तो ये बीएनएसएस उनके साथ मिलकर कैसे काम करेगा? तो ये सेक्शन इसी सवाल का जवाब देता है। हम धारा 3, 4 और 5 के बीच के तालमेल को समझेंगे। तो यहाँ का मूल सिद्धांत ये है कि बीएनएसएस सभी क्रिमिनल मामलों के लिए एक जनरल प्रोसीजर बताता है। धारा 4 और 5 ये साफ करती हैं कि भारतीय न्याय संहिता के तहत आने वाले सभी अपराधों की जांच, सुनवाई बीएनएसएस के हिसाब से होगी। लेकिन अगर किसी स्पेशल लॉ जैसे पॉक्सो एक्ट या एनडीपीएस एक्ट में कोई अलग प्रोसीजर दिया गया है, तो फिर वो स्पेशल प्रोसीजर ही लागू होगा। इसे ऐसे समझे कि बीएनएसएस एक जनरल रूल है और स्पेशल लॉ उसका एक्सेप्शन। धारा 3 में मजिस्ट्रेट की शक्तियों को बहुत साफ तौर पर बांटा गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट वो काम करते हैं जो पूरी तरह से जुडिशियल नेचर के हैं, जैसे सबूतों को तौलना, सजा सुनाना या किसी को ट्रायल के लिए भेजना। वहीं कार्यपालक मजिस्ट्रेट के काम एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, जैसे लाइसेंस देना या किसी केस को चलाने की मंजूरी देना। ये शक्तियों का एक बहुत ही साफ बंटवारा है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट समेटते हैं। ये आखिरी सेक्शन इस बात पर रोशनी डालेगा कि एक कानून के छात्र के तौर पर चैप्टर 1 पर कमांड हासिल करना क्यों इतना जरूरी है। तो आखिर में बस ये बात हमेशा याद रखनी है कि अध्याय 1 पूरी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को खोलने वाली मास्टर की है। इसमें दी गई परिभाषाएं, इसका दायरा, इसके नियम, ये सब वो औजार हैं जिनके बिना आप आगे की धाराओं की सही व्याख्या कर ही नहीं सकते। इस चैप्टर पर जितनी मजबूत पकड़ होगी, पूरी संहिता को समझना उतना ही आसान हो जाएगा। तो इस अध्याय को अपना सबसे मजबूत हथियार बना लीजिए। और मैं आप सबको इस एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूँ। ये जो नई कानूनी नींव रखी गई है, जिसमें टेक्नोलॉजी को जगह मिली है, परिभाषाओं को और साफ किया गया है, ये भारत की न्याय प्रक्रिया को असल में कितना और कैसे बदलेगी, इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।